कि रशिया को आइसोलेट करने का वेस्टर्न प्लान फेल हो चुका है, अमेरिका सैंक्शंस को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर पाता है, कि ब्रिक्स करेंसी आ जाएगी, ये डॉलर को टोटली रिप्लेस कर देगी, यही ग्लोबल ट्रेड का फ्यूचर होगी। वेस्ट एशिया में चल रही क्राइसिस के बारे में तो विस्तार से बात की गई है। गर्ल्स एजुकेशन पर लगाए गए अपने बैन को रिवर्स कर दे। वेस्टर्न देशों की बीमारी ही ये सोच है। इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया। अफ्रीकन सॉल्यूशंस टू अफ्रीकन प्रॉब्लम्स को प्रमोट किया गया है। एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बनाने की दिशा में डेवलप्ड कंट्रीज को एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को फंड्स देना चाहिए। रेड सी और बाब अल मंदाब स्ट्रेट इन क्रिटिकल वाटरवेज में। नमस्ते एंड वेलकम टू शॉम। इस वीडियो में हम 2024 ब्रिक्स समिट की मेजर हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे। ये 16th ब्रिक्स समिट थी और इसे रशिया ने होस्ट किया था। ये रशिया के कजान शहर में हुई थी और इससे कजान डिक्लेरेशन निकल कर आया। समिट्स के बाद इस तरह के डिक्लेरेशन सामने आते हैं जो उस ग्रुपिंग के फ्यूचर गोल्स के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं। इसी तरह कजान डिक्लेरेशन भी ब्रिक्स देशों के लिए एक ब्लूप्रिंट है जो एक इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर बनाने पर फोकस करता है। चलिए इसे ब्रेक डाउन करके समझते हैं। सबसे पहले तो हर जगह न्यूज में यह बात छाई रही कि भारत और चाइना ने एक बॉर्डर अग्रीमेंट साइन किया है। ब्रिक्स समिट में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की। ये दोनों लीडर्स 5 साल के बाद एक ऑफिशियल मीटिंग कर रहे थे। समिट से पहले ही दोनों देशों के बीच ये अग्रीमेंट हुआ कि बॉर्डर एरियाज पर पेट्रोलिंग राइट्स रिस्टोर की जाएंगी। भारत और चाइना ने डी एस्केलेशन की तरफ एक कदम बढ़ाया है और दोनों देशों के बीच इस बात की सहमति बन गई है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग 2020 से पहले की स्थिति पर लौट जाएंगे। 2020 क्लैश से पहले जैसे पेट्रोलिंग होती थी दोबारा से वैसे होने लगेगी। इसके बारे में हम और बात अलग से एक वीडियो में करेंगे। अभी हम ब्रिक्स और कजान डिक्लेरेशन पर फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं। इस साल की समिट का थीम था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। आज दुनिया में हमें बहुत से सीरियस चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे वॉर्स, क्लाइमेट क्राइसिस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म। साथ ही डिजिटल एज में नए तरह के चैलेंजेस भी इमर्ज हो रहे हैं, जैसे डिसइंफॉर्मेशन, साइबर थ्रेट्स, डीप फेक्स एक्सेट्रा। अब कोई भी एक देश इन सभी ग्लोबल चैलेंजेस को अकेला एड्रेस नहीं कर सकता। एक आइसोलेटेड अप्रोच से इन सभी समस्याओं को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है और तभी हमें मल्टीलैटरलिज्म की जरूरत महसूस होती है। मल्टीलैटरलिज्म यानी कई देशों को एक साथ आना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेस को पूल करके साथ में कोऑपरेट करके एक ग्लोबल कम्युनिटी की तरह इन समस्याओं को एड्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का रोल सामने आता है। ब्रिक्स एक काफी डाइवर्स और इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जो मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज को एक साथ लाता है। आप कहेंगे कि पहले ही तो इतने सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो अब ब्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मौजूदा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वो इमर्जिंग इकोनॉमीज और ग्लोबल साउथ के एस्पिरेशंस को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, WTO जैसे एग्जिस्टिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कंटेम्पररी चैलेंजेस को एड्रेस करने में विफल रहे हैं। ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑब्सोलीट हो चुके हैं, करंट रियलिटी से कोसों दूर हैं, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का इन इंस्टीट्यूशंस में डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस है और ग्लोबल साउथ कंट्रीज सीरियसली अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। तो जब मौजूदा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आज की रियलिटी को रिफ्लेक्ट ही नहीं करते हैं, ग्लोबल साउथ की वॉइस और एस्पिरेशंस को साइडलाइन कर देते हैं, कुछ सिलेक्टेड देशों के डिसीजंस को पूरे वर्ल्ड पर थोपने की कोशिश करते हैं, तब ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स खड़े होते हैं और खुद अपने नए टूल्स और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर लेते हैं। ये मौजूदा इंस्टीट्यूशंस में अर्जेंट रिफॉर्म्स करने के फेलियर का ही नतीजा है कि आज ब्रिक्स ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक पावरफुल मीडियम की तरह उभर रहा है। ये इमर्जिंग इकोनॉमीज को अपनी कंसर्न्स को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। भारत जिसको लेकर काफी वोकल रहता है। भारत का हमेशा प्रयास रहता है कि ग्लोबल साउथ नेशंस का भी ग्लोबल डिसीजंस में से होना चाहिए और उन्हें ग्लोबल डिसीजन मेकिंग टेबल पे सीट मिलनी चाहिए। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट और रीसेंट G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स इस बात का प्रमाण देते हैं।
भारत ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी ग्लोबल पावर इम्बैलेंसेस को एड्रेस करने का प्रयास करता है। अब जब ग्लोबल पावर इम्बैलेंसेस को एड्रेस करने की बात होगी तो ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ टिल्टेड रहा है। यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बाद से इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वेस्टर्न देशों के पास आ गया। अब जब पूरी पावर वेस्टर्न हाथों में कंसंट्रेटेड थी, तब जब मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात होगी, पावर शेयरिंग की बात होगी, तब क्या ये वेस्टर्न देशों को पसंद आएगा? बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। चूंकि ब्रिक्स ग्लोबल पावर इम्बैलेंसेस को एड्रेस करने की बात करता है, इसलिए वेस्टर्न देश ब्रिक्स को एंटी वेस्ट मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ब्रिक्स उन्हें अपोज करता है और उनकी डोमिनेंस को चैलेंज करता है। जबकि ब्रिक्स का कहना है कि वो एंटी वेस्ट नहीं है, बल्कि नॉन वेस्ट है। वेस्टर्न देशों की बीमारी ही ये सोच है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम हमारे अगेंस्ट हो। उनकी समझ में ये बात आती ही नहीं कि अलग पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। डिफरेंट और बुरे में फर्क होता है। सिर्फ कोई इसलिए बुरा नहीं हो जाता क्योंकि वो आपसे अलग है, बट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कॉलोनियल माइंडसेट से सफर कर रहे वेस्टर्न देशों को ग्रेजुअली ये बात समझ में आएगी। ब्रिक्स एक नॉन वेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसका लक्ष्य वेस्टर्न देशों को अपोज करना नहीं है, बल्कि सभी देशों के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करना है। ये एंटी वेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक फेयर, बैलेंस्ड और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इंटरनेशनल सिस्टम बिल्ड करना चाहता है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहता है जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिले और हर देश के एस्पिरेशंस को रिस्पेक्ट किया जाए। एक ऐसे विश्व का निर्माण हो जहां इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग कंट्रीज मूक दर्शक की तरह खड़े होकर देखने के बजाय ग्लोबल स्टेज पर एक्टिव प्लेयर्स बने। एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम जहां पावर बस चंद देशों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है, उसे बदला जाए और इसके बजाय एक जस्ट और डेमोक्रेटिक ग्लोबल सिस्टम का निर्माण किया जाए। अन्य शब्दों में एक इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए। इसके लिए ब्रिक्स में एक्सपेंशन किया गया है और कुछ इंटरेस्टिंग नए प्लेयर्स को ऐड किया गया है। पहले ब्रिक्स के मेंबर्स थे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स प्लस में नए पार्टनर्स को इंक्लूड किया गया है: इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया। अर्जेंटीना ने भी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, बट रिसेंटली इस देश में चुनाव हुए और एक प्रो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ और इसके बाद यूएस प्रेशर के कारण अर्जेंटीना ने अपनी एप्लीकेशन विथड्रॉ कर ली। यूएस प्रेशर के ही कारण सऊदी अरेबिया ने फिलहाल अपनी मेंबरशिप को फुली फॉर्मलाइज नहीं किया है। हालांकि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने 2024 की ब्रिक्स समिट अटेंड करी। तो ये सच है कि अभी भी यूएस का ग्लोबल स्टेज पर इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, बट हाँ, हमें ग्रेजुअली ग्लोबल डायनामिक्स में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस जिसे काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। खैर, ब्रिक्स की बात करें तो ये ग्रुपिंग ग्लोबल पॉपुलेशन का नियरली 40% और ग्लोबल इकोनॉमी का अराउंड 30% रिप्रेजेंट करती है, विच इज ह्यूज। ब्रिक्स अब ना केवल ओवरऑल पॉपुलेशन में बल्कि जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में भी G7 कंट्रीज से आगे है। G7 के मुकाबले ब्रिक्स के पास एसेंशियल मिनरल्स की भी बेटर एक्सेस है। तो ब्रिक्स अब एक काफी पावरफुल ब्लॉक बन चुका है। अभी कजान में रीसेंट समिट के दौरान शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े देशों के लीडर्स प्रेजेंट थे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इनविटेशन पर यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी ये समिट अटेंड करी। इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स में ब्रिक्स की सिग्निफिकेंस पता चलती है। फन फैक्ट, टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोआन ने भी ब्रिक्स समिट अटेंड करी। जबकि आपको पता होगा कि टर्की यूएस लेड मिलिट्री अलायंस नेटो का मेंबर है। ऑब्वियसली यूएन चीफ और टर्किश प्रेसिडेंट द्वारा ब्रिक्स समिट अटेंड करने को लेकर वेस्टर्न देश बिल्कुल खुश नहीं होंगे, क्योंकि वेस्टर्न देश ब्रिक्स को G7 के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं। आप देखिए, ब्रिक्स में टॉप एनर्जी प्रोड्यूसिंग और टॉप एनर्जी कंज्यूमिंग नेशंस दोनों ही मौजूद हैं। तो सोचिए कि एनर्जी पार्टनरशिप्स बिल्ड करने के लिए ये कितनी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। ब्रिक्स देश आपस में एनर्जी कोऑपरेशन इंक्रीज कर सकते हैं, जो ग्लोबल एनर्जी डायनामिक्स को रीशेप कर सकता है। पॉलिटिकली भी ब्रिक्स देश वेस्टर्न डोमिनेंस के अगेंस्ट क्लियर स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएस और उसके वेस्टर्न एलाइज चाहते थे
कि रशिया को इंटरनेशनल स्टेज पर आइसोलेट किया जाए, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए। लेकिन ब्रिक्स देशों ने रशिया के साथ कोऑपरेशन जारी रखा, जिससे यूएस को एक क्लियर मैसेज गया कि ब्रिक्स देश यूएस के कहने से नहीं बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपने डिसीजंस लेंगे। ये इसी का नतीजा है कि व्लादिमीर पुतिन, जिनके अगेंस्ट वॉर क्राइम्स के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, वो सक्सेसफुली एक मेगा इवेंट होस्ट करते हैं जिसे दुनिया भर से 36 वर्ल्ड लीडर्स अटेंड करते हैं। इतनी बड़ी इंटरनेशनल गैदरिंग साफ साफ दिखाती है कि रशिया को आइसोलेट करने का वेस्टर्न प्लान फेल हो चुका है। यही नहीं, 30 से ज्यादा और देश ब्रिक्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ब्रिक्स उन देशों को एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है जो वेस्टर्न देशों की अप्रोच के साथ अलाइन नहीं करते। ब्रिक्स का राइज ये सिग्नल कर रहा है कि हमें यूनिपोलर वर्ल्ड से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पार बस कुछ ही देशों के पास रहेगी, इस आइडिया को अब चैलेंज किया जा रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपने डी-डॉलराइजेशन के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत से देश यूएस डॉलर पर अपनी रिलायंस को कम करना चाहते हैं। ये आवश्यकता महसूस इसलिए हो रही है क्योंकि ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंशियल सिस्टम में यूएस डॉलर की डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। यूएस डॉलर पर ओवर रिलायंस की वजह से ही अमेरिका सैंक्शंस को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर पाता है और आर्म ट्विस्टिंग करके अपनी बात मनवाता है। तो बहुत से देश नहीं चाहते हैं कि एक ऐसी करेंसी पर रिलाय करें जिसे दूसरा देश कंट्रोल करता है। इसके बजाय अब देश लोकल करेंसी में ट्रेड करने जैसे नए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। रशिया जैसे देशों के लिए तो ये काफी ज्यादा अर्जेंट है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण रशिया के ऊपर हेवी वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं और उसे ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से कट ऑफ कर दिया गया है। इसलिए रशिया अब ग्लोबली ट्रेड करने के लिए ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल टूल्स एक्सप्लोर कर रहा है। वह लोकल करेंसी ट्रेड और एक नए फाइनेंशियल सिस्टम के आइडिया को प्रमोट कर रहा है ताकि डॉलर पर डिपेंडेंस को एलिमिनेट करके ट्रेड और फाइनेंस को ज्यादा फ्री और फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। रशिया के साथ साथ चाइना भी यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस को कम करने को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। इनफैक्ट रशिया और चाइना का 90% से ज्यादा बायलैटरल ट्रेड लोकल करेंसीज में होता है। ये दोनों यूएस डॉलर के बजाय ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा रशियन रूबल्स और चाइनीज युआन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रशिया चाहता है कि बाकी ब्रिक्स देश भी जल्द से जल्द इस लोकल करेंसी ट्रेड सिस्टम को अडॉप्ट करें और डॉलर के प्रति अपना एक्सपोजर कम करें। गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करने और फाइनेंसेस सेटल करने का एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप हो। इसी के संबंध में ब्रिक्स करेंसी के आइडिया की बात होती है कि ब्रिक्स करेंसी आ जाएगी, ये डॉलर को टोटली रिप्लेस कर देगी, यही ग्लोबल ट्रेड का फ्यूचर होगी, वगैरह वगैरह। क्या ऐसा वाकई होने वाला है? देखिए, निकट भविष्य में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें अभी वक्त लगेगा। एक शेयर्ड करेंसी के आइडिया को ठीक तरह से इंप्लीमेंट करने में काफी टाइम और एफर्ट लगता है। ये ओवरनाइट नहीं होता है। ब्रिक्स करेंसी अभी इतना अर्ली आइडिया है कि कजान समिट में इसका डिस्कशन तक नहीं हुआ। आने वाली समिट्स में आराम आराम से इसके बारे में बात होगी। तो डॉलर की डोमिनेंस अभी नियर फ्यूचर में कायम रहेगी। दशकों से यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना हुआ है, तो इसे बदलने में वक्त लगेगा। बट हाँ, आने वाले टाइम में हम ब्रिक्स को वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ फाइनेंशियल लैंडस्केप को भी मल्टीपोलर बनाने की तरफ कदम उठाते हुए जरूर देखेंगे। आगे कजान डिक्लेरेशन में ग्लोबल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के बारे में भी बात की गई है। इस समय विश्व के कई रीजन्स में हमें आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रही हैं। यूरोप, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, काफी जगहों पर वायलेंस थमने का नाम नहीं ले रही। डिक्लेरेशन में इन जगहों पर शांति लाने के प्रयासों की बात की गई है। अब चूंकि यह समिट रशिया में हो रही थी, तो ऑब्वियसली इसमें यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र हमें नहीं मिलेगा। रशिया खुद थोड़ी बोलेगा कि हमें इन्वेजन रोक देना चाहिए। अजीब सी बात हो जाएगी। हाँ, भारत की तरफ से रिमाइंडर जरूर आया कि वॉर किसी भी चीज का सल्यूशन नहीं है। ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी लानी है तो डायलॉग और डिप्लोमेसी इज द वे फॉरवर्ड। तो कजान डिक्लेरेशन में भले ही यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र ना किया गया हो, बट बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में काफी डिटेल में बात की गई है। उदाहरण के तौर पर हाइती की बात की गई है, सूडान में बढ़ती वायलेंस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात की गई है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जल्द से जल्द कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने की बात की गई है,
अफ्रीकन सॉल्यूशंस टू अफ्रीकन प्रॉब्लम्स को प्रमोट किया गया है। मतलब अफ्रीका में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनके सॉल्यूशंस अफ्रीका के अंदर से ही आने चाहिए। फिर वेस्ट एशिया में चल रही क्राइसिस के बारे में तो विस्तार से बात की गई है और ईरान के प्रेसिडेंट की मौजूदगी में इजराइल को जमकर क्रिटिसाइज किया गया है। गाजा में बिगड़ते हालातों और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर चिंता व्यक्त की गई है और इजरायली मिलिट्री ऑफेंसिव को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया है। सीरिया की कैपिटल डमास्कस में अप्रैल में ईरान की डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस पर हुए अटैक को कंडेम किया गया है। 1961 वियना कन्वेंशन का हवाला देकर इस अटैक को इंटरनेशनल लॉ का सीरियस वायलेशन कहा गया है। फिर पिछले महीने लेबनान की राजधानी बेरूट में हुए पेजर ब्लास्ट्स तो आपको याद ही होंगे। हाँ, तो इसे ये कहते हुए एक टेररिस्ट अटैक बताया गया है कि हैंडहेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस के डेटोनेशन से दर्जनों सिविलियंस की जान गई और कई लोग घायल हो गए। कजान डिक्लेरेशन ने भले ही यूक्रेन में जान और माल की हानि को इग्नोर कर दिया हो, बट ये सदर्न लेबनान में जा रही जानों और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज को बिल्कुल नहीं भूलता। सदर्न लेबनान में सिचुएशन को काफी अलार्मिंग बताया गया है। रेड सी और बाब अल मंदाब स्ट्रेट इन क्रिटिकल वाटरवेज में नेविगेशनल राइट्स और फ्रीडम्स को इंश्योर करना महत्वपूर्ण बताया गया है। हमें इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। फिर पैलेस्टीन की यूनाइटेड नेशंस में फुल मेंबरशिप को सपोर्ट किया गया है। आगे कजान डिक्लेरेशन कहता है कि एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जिसकी कैपिटल ईस्ट जेरूसलम होगी और जो इजराइल के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करेगा। भले ही ऐसा हो ना पाए, बट ये सब सुनकर वहां मौजूद इरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियां को बड़ा अच्छा लगा होगा। वहीं ऑब्वियसली इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को ये बातें कांटे की तरह चुभेंगी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी इस बात से नाराज होंगे कि रशिया ने अपनी ही समिट में यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए खुद को क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया। बट इन दोनों से भी ज्यादा दुखी होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो पावर बैंक जो यूक्रेन और इजराइल की बैटरीज को चार्ज करता है। खैर, कजान डिक्लेरेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण इश्यूज की भी बात की गई है, जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन और डिसआर्मामेंट, ताकि वर्ल्ड को एक सेफर प्लेस बनाया जा सके। आउटर स्पेस में भी आर्म्स रेस प्रिवेंट करने की बात की गई है। फिर हर प्रकार की टेररिज्म को सीवियरली कंडेम किया गया है और इससे लड़ने की कमिटमेंट को रीअफर्म किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे इश्यूज को भी टैकल करने की बात की गई है। फिर फेक न्यूज और हेट स्पीच को एड्रेस करने की इंपॉर्टेंस को भी एम्फसाइज किया गया है। वर्ल्ड को एक सेफर प्लेस बनाने के लिए ये सब एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के अंदर आता है। ब्रिक्स देश इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कोऑपरेशन पर भी फोकस करेंगे। फिर आज के टाइम में डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा। यह तो बोलने की जरूरत ही नहीं। जो बोलने की जरूरत है, जोर जोर से और बार बार बोलने की जरूरत है, क्लाइमेट क्राइसिस। थैंकफुली उसे भी कम से कम मेंशन तो किया गया है। क्लाइमेट अडेप्टेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। ग्रीनर प्रैक्टिसेस को पुश करने की बात की गई है, जो आज सुपर इंपॉर्टेंट है। डेवलप्ड कंट्रीज को एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को फंड्स देना चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया है। वहीं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये पॉलिसी यूरोपियन यूनियन ने इंट्रोड्यूस की है, जिसमें ग्लोबल एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए यूरोपियन यूनियन के बाहर से आने वाले इंपोर्ट्स के ऊपर कार्बन टैक्स लगाया जाता है। इसे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर बताते हुए ब्रिक्स देशों ने डिस्क्रिमिनेटरी कहा है। इसे फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का वायलेशन बताया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाए जाने वाले इस कार्बन टैक्स से नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स की कीमत 20 से 35% तक बढ़ जाएगी, जिससे ये यूरोपियन मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। तो ब्रिक्स देश नहीं चाहते हैं कि हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाले देश अब डेवलपिंग देशों के ऊपर इस तरह क्लाइमेट रेगुलेशंस इंपोज करें। आगे डिक्लेरेशन में टूरिज्म से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट और विमेन एम्पावरमेंट तक वाइड रेंज ऑफ इश्यूज मेंशन किए गए हैं। ब्रिक्स देश चाहते हैं कि अफगानिस्तान गर्ल्स एजुकेशन पर लगाए गए अपने बैन को रिवर्स कर दे। उन्हें भी पढ़ने का हक मिलना चाहिए। आगे कल्चरल टाइज को मजबूत करना और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना भी ब्रिक्स देशों के एजेंडा में शामिल है। ब्रिक्स देशों के बीच स्पोर्ट्स टाइज मजबूत करने की भी बात की गई है। ट्रेडिशनल और इंडिजिनस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की बात की गई है। इससे एक सेंस ऑफ यूनिटी फॉस्टर की जा सकती है। तो कुल मिलाकर कजान डिक्लेरेशन
ब्रिक्स देशों के बीच मल्टीपल फ्रंट्स पे कोऑपरेशन इनहैंस करने की बात करता है, साथ मिलकर एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए काम करने का एक ब्लूप्रिंट सामने रखता है। ओवरऑल रशिया, चाइना और भारत के पर्सपेक्टिव से यह समिट काफी सक्सेसफुल रही। आप इन सब डेवलपमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। ग्लोबल इश्यूज पर और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपके समय के लिए धन्यवाद।